हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आपका यूनिट 1 टॉपिक 1 हमने पढ़ लिया है, जिसका नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स। इसको हमने डिटेल में कवर किया है। 9 क्लासेस में टोटल हमने कवर किया है इसको। तो आप सोच सकते हो कि हमने कितनी डिटेल में इसको कवर किया है, पढ़ा है, समझा है। हर कॉन्सेप्ट को हमने क्वाइट डिटेल मैनर में कवर करने का अटेम्प्ट किया है। आई विश एंड आई होप आप सबको वो कंसेप्ट समझ आए होंगे। अगर नहीं आए हैं, आप मेरे से 100 टाइम्स पूछ सकते हो, ठीक है? जहां कोई डाउट है, जहां पे समझ नहीं आ रहा, आप 100 टाइम्स मेरे से पूछ सकते हो। मैं कभी भी आपको मना नहीं करूंगी कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। ऐसा कभी नहीं होगा मेरे एंड से। तो आज की सीरीज बेसिकली आपके लिए क्या है? इसमें हम टेस्ट लेंगे। आपका क्या लेंगे? हम टेस्ट लेंगे, जहां से क्या पता चलेगा बच्चों आपको कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ आए हैं या नहीं आए हैं। अगर नहीं आए हैं, यू आर नॉट एबल टू मार्क द राइट आंसर, तो एक बार जाके फिर से क्लास वॉच आउट कर लो, ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाए तो कोई मैटर नहीं करता। एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है? आंसर आपको वहां पे सही मार्क करना है, क्योंकि सिलेक्शन अल्टीमेट डिसाइड कहाँ से होगी? एग्जाम से डिसाइड होगी। इसीलिए आज के टेस्ट में मार्क्स कम आए, ज्यादा आए, डजेंट मैटर, ठीक है? यहाँ से बस आपको ये पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ लाई कर रही है। यू आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। आपको ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत है या यू आर गुड टू गो, ठीक है? यहाँ से आपको ये पता चलेगा। और सभी बच्चों ने बताना है कि आपके 30 में से कितने मार्क्स आए, क्योंकि 30 क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आपको बताना है कि आपके 30 में से कितने मार्क्स आप फेच कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर आप नहीं मार्क कर पा रहे हो आंसर राइट, तो इसका मतलब आपको एक बार फिर से क्लासेस को पढ़ना पड़ेगा, उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कई बार पीडीएफ्स में चीजें सारी नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि वर्बली भी मैंने कुछ चीजें बताई होती हैं, तो वो जो वर्बल चीजें होती है, कई बार एमसीक्यूज वहां से फ्रेम हो जाती है। तो ये मत बोलना मैम पीडीएफ में तो ये था नहीं, बट ये कहाँ से आ गया? तो ये वहां से आया जो मैंने आपको बाय वर्बल बताया है क्लास में, ठीक है? इसीलिए क्लास को पढ़ना बहुत जरूरी है। 1 आवर की क्लास रहती है, तो उसमें बड़ी चीजें ऐसे भी बताई जाती हैं, तो वहां से उसको सुनना, उसको अंडरस्टैंड करना, हर की कॉन्सेप्ट को पढ़ना, समझना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करना बहुत जरूरी है, ठीक है? एमसीक्यूज तभी आप राइट मार्क कर पाओगे अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, ठीक है? तो आज हम आपके साथ 30 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे टोटल, ठीक है? टॉप एमसीक्यूज रहेंगे ये, ठीक है? प्रोबेबिलिटी रहेगी, यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट हिट हो सकते हैं। इसीलिए ट्राई करना कि सबके सब अटेम्प्ट करो आप 30 के 30 एमसीक्यूज। डजेंट मैटर राइट है या रॉन्ग है, जजमेंट पास नहीं करनी है आपने बेसिकली, ठीक है? आपने जजमेंटल नहीं होना कि मेरे 15 आंसर्स करेक्ट हो रहे हैं, मेरे 30 ऑन 30 करेक्ट हो रहे हैं, मेरे 25 ऑन 30 करेक्ट हो रहे हैं, या मेरे 10 ऑन 30 करेक्ट हो रहे हैं। डजेंट मैटर। यहाँ पे आप 30 ऑन 30 भी ले लोगे, कोई मैटर नहीं करेगा। यहाँ 0 ऑन 30 भी ले लोगे, वो भी मैटर नहीं करेगा। मैटर क्या करेगा? आपका लर्निंग इस सेशन से, ठीक है? आपको लर्न करना है, ठीक है? नहीं समझ आता, क्वेश्चंस पूछो, ठीक है? जितने डाउट्स पूछोगे उतना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी आप सभी को, ठीक है? तो बस बेसिकली क्या है, लर्निंग शुड नेवर एंड। लर्न करो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, एग्जाम हॉल में आंसर्स राइट मार्क करो, जहां से आपकी रियलिटी में सिलेक्शन होगी, ठीक है बच्चों? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब हम स्टार्ट करते हैं विद योर एमसीक्यू सीरीज। तो फर्स्ट एमसीक्यू क्या रहेगा? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट कौन सा है इन सब में से? गुडविल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, पेटेंट्स या इन्वेस्टमेंट? तो इससे पहले आपको आंसर राइट मार्क करो। पहले क्या पता होना चाहिए कि फिक्टिशियस एसेट क्या होता है?
तो फिक्टिशियस एसेट की डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई है, डिटेल में समझाया है इसको, ठीक है। नहीं अगर आता है तो जाके एक बार क्लास को वॉच आउट कर लो। शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ वो एसेट्स जो रियलिटी में एसेट्स नहीं होते हैं बट हम उनको एज एसेट्स कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसका यूज जो है, बेनिफिट जो है वो लॉन्ग टर्म तक बिजनेस में लेते हैं, ठीक है। होता ये एक्सपेंस है जिसको हम क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस बोलते हैं। नहीं समझ आ रहा है तो एक बार क्लास को वॉच आउट कर लो, जिन्होंने किया होगा उनको रिवाइज हो गया होगा, ठीक है। तो अब इनमें से कौन से एसेट फिक्टिशियस एसेट है वो बताओ। गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, पेटेंट्स या इन्वेस्टमेंट? सो द राइट आंसर इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो है ये फिक्टिशियस एसेट है, ठीक है। गुडविल जो है ये आपका इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। पेटेंट्स भी आपका इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है और इन्वेस्टमेंट भी आपका फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। तो फिक्टिशियस एसेट्स हो गया प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। नाउ योर सेकंड क्वेश्चन इज आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अगर ये पता होगा तो ही आप आंसर को राइट मार्क कर पाओगे। पूछा गया है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी जो होती है अकाउंटिंग पीरियड के एंड में वो क्या होती है? एसेट होती है, लाइबिलिटी होती है, एक्सपेंस होती है या इनकम होती है? सो जल्दी से बताओ क्या होती है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी होती क्या है? वो सैलरी जो ड्यू हो गई है, देने वाली हो गई है बट आपने अभी तक पे नहीं की है, ठीक है। ड्यू हो चुकी है बट अभी तक पे नहीं की। सपोज अप्रैल की सैलरी ड्यू हो गई है, मई आ गया है, अभी तक आपने पे नहीं की, तो क्या होता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड? इसे हम क्या कंसीडर करेंगे? एसेट कंसीडर करेंगे, लाइबिलिटी कंसीडर करेंगे, एक्सपेंस कंसीडर करेंगे, इनकम कंसीडर करेंगे? तो इट इज कंसीडर्ड एज लाइबिलिटी, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज लाइबिलिटी, ठीक है। ये क्या है? लाइबिलिटी है, ये डेट है जो आपने पे करना है। वेरी गुड। तो चलो अब थर्ड पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसिप्ट? आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हुए हैं, ये मैंने आपको डिटेल में करवाए हुए हैं। यहाँ हम थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट समझ रहे हैं, क्वेश्चंस जैसे आएंगे वैसे हम उसी फॉर्मेट में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट कौन सी है इसमें से? रेंट रिसीव्ड, सेल ऑफ गुड्स, इशू ऑफ शेयर्स या कमीशन रिसीव्ड? सो द राइट आंसर इज, यू ट्राई टू अटेम्प्ट फर्स्टली। आई विल गिव यू 5 seconds। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? वो रिसिप्ट, वो इनकम जो आपको कहां से आती है? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से, या अपग्रेड करते हो आप अपने एसेट्स को, वहां से जो रिसीव होती है इनकम, ठीक है। रेवेन्यू रिसीव होता है, उससे बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। तो यहां से आपको राइट आंसर देना है, क्या होगा? सो वेरी गुड। सो द राइट आंसर इज इशू ऑफ शेयर्स। ये मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया, उसमें ये एग्जाम्पल भी मेंशन की हुई है, ठीक है। ये एग्जाम्पल डायरेक्ट मेंशन हुई है, तो अगर आपने पढ़ा होगा यू विल बी एबल टू मार्क द राइट आंसर इन द वेरी फर्स्ट को, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसिप्ट? इशू ऑफ शेयर्स इज अ कैपिटल रिसिप्ट। बाकी सारी क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। रेंट रिसीव्ड, सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, कमीशन रिसीव्ड, ये सारी क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए एक बार वीडियो को वॉच आउट कर लो, पुरानी जो मैंने अपलोड की है, ठीक है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है बच्चे? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू जब डिक्रीज होती है उसे क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और डेप्रिसिएशन आपका कौन सा एक्सपेंस होता है? नॉन कैश एक्सपेंस। ये कल मैंने आपको समझाया था क्यों होता है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन एसेट्स टू increase profit, reduce asset value arbitrarily, match cost with revenue, or avoid tax. So try to give the right answer. So the right answer is match cost with revenue, ठीक है, क्योंकि आपने मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ा है, राइट। यहां से आपको पता चल रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं? एप्लीकेशन कर रहे हैं।
तो हमने मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है। डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज की जाती है एसेट्स पे? क्योंकि हमारा मैचिंग प्रिंसिपल होता है। मैचिंग प्रिंसिपल में क्या होता है कि जो भी कॉस्ट है, कॉस्ट इनकर होती है, उसको रेवेन्यू के साथ आपने मैच करना होता है। ठीक है, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस भी आपने माइनस करने होते हैं कि आप क्या असर्टन कर पाओ, प्रॉफिटेबिलिटी, एग्जैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी को असर्टन कर पाओ। तो मैच कॉस्ट विद रेवेन्यू। ठीक है, इसीलिए डेप्रिसिएशन एसेट्स पे चार्ज की जाती है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अकाउंट इज डेबिटेड। आपको बताना है कौन सा अकाउंट डेबिट होगा व्हेन गुड्स आर विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। प्रोप्राइटर जब अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स को विड्रॉ करता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? ड्रॉइंग्स बोलते हैं। वेरी गुड। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए कर रहा है तो क्या हुआ? ड्रॉइंग्स हुआ। तो ड्रॉइंग्स को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो डेबिट किसको करेंगे? ड्रॉइंग्स को करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? विच अकाउंट इज डेबिटेड? ड्रॉइंग्स अकाउंट इज डेबिटेड। राइट, हम इसकी एंट्री, जर्नल एंट्री को समझेंगे भी फर्दर क्लास में। कल की क्लास में हमने जर्नल एंट्रीज ही करनी है, तो हम देखेंगे कि डेबिट कौन सा होगा और क्रेडिट कौन सा होगा। अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रोप्राइटर जब पर्सनल यूज के लिए अकाउंट गुड्स को विड्रॉ करता है उसे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं, और ड्रॉइंग्स को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है? एक्सपेंस होता है। ठीक है, ये क्या होता है? एक्सपेंस होता है या लॉस हो जाता है। इक्विटी क्या होती है? फॉल हो जाती है। ठीक है, इक्विटी क्या होती है? फॉल हो जाती है, इसलिए इसे क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। तो डेबिटेड कहाँ पे होगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट में डेबिट होगा। उसके बाद क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट। कौन सा इंटेंजिबल एसेट नहीं है? गुडविल, ट्रेडमार्क, मशीनरी, पेटेंट। तो आपको पता है कौन सा इंटेंजिबल एसेट नहीं है? वेरी गुड, मशीनरी जो है ये आपका टेंजिबल एसेट है। ठीक है, ये इंटेंजिबल नहीं है, बाकी सारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इन। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से क्या होता है? इंक्रीज होती है एसेट की वैल्यू, इंक्रीज होती है अर्निंग कैपेसिटी, बेनिफिट फॉर द करंट पीरियड ओनली, या क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है? वो खर्चा जो आप डे टू डे ऑपरेशंस में करते हो। ठीक है, डे टू डे ऑपरेशंस मेंटेन करने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है, उसके लिए जो एक्सपेंडिचर करते हो उसे क्या बोलते हो? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इससे क्या होता है? एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, बेनिफिट मिलता है करंट पीरियड में, या लाइबिलिटी क्रिएट होती है। तो हमने पढ़ा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से एसेट लाइबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं होता है, अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करता, बल्कि क्या करता है? मेंटेन करता है। इंक्रीज कौन करता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? इसका बेनिफिट करेगा फॉर द करंट पीरियड, क्योंकि आप करंट पीरियड में अपने डे टू डे ऑपरेशंस का खर्चा कहाँ से निकालते हो? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से करते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब फिक्टिशियस एसेट्स के जो एक्सपेंडिचर होते हैं उन्हें ही क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो रेंट पेड, हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, वेजेस पेड, सैलरी पेड, कौन सा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है? ट्राई टू गिव द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ठीक है, नहीं अगर आंसर दे पा रहे हो तो क्लासेस को एक बार वॉच आउट कर लो प्लीज। एक्रूड इनकम मीन्स, एक्रूड इनकम का क्या मतलब होता है? इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, इनकम नाइदर अर्नड नॉर रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एक्रूड इनकम का क्या मतलब होता है? तो एक्रूड इनकम का क्या मतलब होता है? वो इनकम जो हमने अर्न कर ली है बट रिसीव नहीं की। कल की क्लास में मैंने बताया था आपको एक्रूड इनकम क्या होती है। वो इनकम जो हमने अर्न कर ली है बट रिसीव नहीं की उसे क्या बोलते हैं? एक्रूड इनकम बोलते हैं। ठीक है,
तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्जाम में भी, ठीक है। अब आपको बताना है विच अकाउंटिंग कंसेप्ट एज्यूम्स दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड, बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। कौन से कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था? कंसिस्टेंसी में पढ़ा था, प्रूडेंस में पढ़ा था, गोइंग कंसर्न में पढ़ा था, या मैचिंग में पढ़ा था? सो द राइट आंसर इज गोइंग कंसर्न, ठीक है। जिसे हम किस पे बेस्ड होता है ये कॉन्सेप्ट? कंटिन्यूटी एजम्पशन पे बेस्ड होता है। बाकी के कॉन्सेप्ट्स भी हमने पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट? पर्सनल अकाउंट मतलब जो पर्सन से रिलेटेड होगा। कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, या परचेजेस अकाउंट? तो द राइट आंसर इज कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्काउंट अलाउड इज अ एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम। डिस्काउंट आपने अलो किया है, किसी को दिया है, तो क्या होगा? वो एसेट होगा, लाइबिलिटी होगी, एक्सपेंस होगा, या इनकम होगी? तो वो क्या होगा? एक्सपेंस होगा। सिमिलरली डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होगा? ये क्या हो जाएगी? आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ तो आपके लिए क्या होगी? वो इनकम होगी, ठीक है। So the next question is which of the following is an example of contingent liability? वो liability जो फ्यूचर में arise हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, तो उसे क्या बोलेंगे? contingent liability बोलेंगे। outstanding rent, bills payable, claim against business या creditors? एक होती है आपकी करंट लाइबिलिटी, एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी, एक होती है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, ठीक है। तीनों बताए हैं क्या होता है, नहीं पता है तो क्लास को एक बार देख लो, ठीक है। तो अब इनमें से कौन सी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है? सो द राइट आंसर इज क्लेम अगेंस्ट बिजनेस इज अ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, ठीक है। बाकी सब की सब क्या है? करंट लाइबिलिटी है या नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं? सो दीज आर योर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, जो आपको 1 ईयर के अंदर पे बैक करनी रहती हैं, ठीक है। देन उसके बाद है आपको बताना है प्रीपेड इंश्योरेंस इज शोन एज एक्सपेंस, लाइबिलिटी, एसेट और इनकम। कैसे बताते हो? तो प्रीपेड, जो भी चीज प्रीपेड होती है वो कैसे कंसीडर होती है? एज एसेट्स कंसीडर होती है। क्यों? इसका रीजन आप प्रीवियस क्लास वॉच आउट करो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो द राइट आंसर इज एसेट, क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस से पहले ही इंश्योरेंस पे कर दी है, अब आपके लिए वो एसेट बन गया, क्योंकि अब आपको वो चीज नहीं देनी है, आपने पहले ही पे कर दी है, अब आपके लिए वो क्या बन गया है? एसेट बन गया है, ठीक है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which principle says anticipate no profit but provide for all losses? कौन सा प्रिंसिपल कहता है? कंसिस्टेंसी बोलता है, मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है, प्रूडेंस बोलता है, या एक्रूअल बोलता है? सो द राइट आंसर इज प्रूडेंस प्रिंसिपल, जिसको हम और क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिज्म, ठीक है। जो क्या बोलता है? यू हैव टू एंटिसिपेट फॉर लॉसेस बट प्रॉफिट्स का कोई भी प्रोविजन नहीं बनाना है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है। कंसिस्टेंसी में क्या होता है? कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है। मेथडोलॉजी में, मैचिंग में आपके मैच करने चाहिए, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को आपने मैच करवाना होता है। एक्रूअल में क्या होता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट आपका क्या बोलता है कि आपने कब करना है? आपने मानना है कि इनकम तभी आ गई या एक्सपेंस तभी हो गया जब वो इनकर होता है, ना कि जब वो आप रिसीव करते हो या पे करते हो, ठीक है। तो इसे अभी हमने जैसे एक्रूअल कॉन्सेप्ट पढ़ा, वही क्या होगा? वही एक्रूअल होता है, एक्रूड इनकम जो हमने पढ़ा, ठीक है, वही एक्रूअल कॉन्सेप्ट का पार्ट है। नाउ योर नेक्स्ट एमसीक्यू इज परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे आपने मशीनरी परचेज की, तो what will be its consequence? Will it increase assets and decrease liability, increase asset and increase liability, decrease asset and increase liability, या increase expense? अब आपने बच्चों मशीनरी परचेज करी है, ठीक है। जब आप मशीनरी परचेज करते हो, पहले तो आपको पता होना चाहिए मशीनरी है क्या? मशीनरी आपका एक एसेट है, ठीक है।
तो एसेट है तो मशीनरी परचेज कर रहे हो तो आपके बिजनेस में मशीनरी आ रही है, ठीक है। जब आपके बिजनेस में मशीनरी आ रही है तो एसेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो पहले सी तो डायरेक्ट गलत हो गया क्योंकि एसेट डिक्रीज थोड़ी हो रहा है, परचेज कर रहे हो। तो एसेट आ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है एसेट, ठीक है। तो एक्सपेंस भी नहीं हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो आइदर दिस और दिस। अब आपने देखना है लाइबिलिटी पे क्या इंपैक्ट हो रहा है। क्रेडिट पे परचेज कर रहे हो बच्चे, क्रेडिट पे परचेज कर रहे हो तो क्या होगा, लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो वो लाइबिलिटी कर्जा पे बढ़ जाएगा। सो इंक्रीज एसेट एंड इंक्रीज लाइबिलिटी। इसका आंसर क्या होगा, जब आप मशीनरी को क्रेडिट पे परचेज करते हो तो आपका एसेट तो इंक्रीज होता है तो साथ में लाइबिलिटी भी इंक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि क्रेडिट पे बोला हुआ है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज बी। Now next question is which of the following is a nominal account? Nominal account कौन सा है? Nominal account मतलब expenses, losses, gains and incomes का account कौन सा है? Furniture, bank, salary या debtors? तो so the right answer is salary. बाकी सब कौन से हैं आपके accounts? आप बताओ, ठीक है। तो सैलरी अकाउंट क्या है, ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में ही आपको इनकम रिसीव हो गई है तो ये एसेट है, एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है या कैपिटल है। इनकम आपको एडवांस में ही रिसीव हो गई है, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये लाइबिलिटी होती है। ये इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, एज लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं क्योंकि एडवांस में इनकम रिसीव हो गई है। अब आपको इनकम थोड़ी रिसीव होगी, ठीक है। अब वही इनकम आपने यूज करनी है, ठीक है। तो वो आप आपके ऊपर क्या है, लाइबिलिटी है, राइट। Then your next question is which of the following expenditure increases the earning capacity of the business? कौन सा expenditure increase करता है earning capacity? Capital expenditure, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक तो अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है और एसेट क्रिएशन होता है इससे, ठीक है। तो रिपेयर्स टू मशीनरी हो गया, वेजेस पेड हो गया, इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी हो गया, सैलरी पेड। कौन सा राइट आंसर है, सो द राइट आंसर इज सी, इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी, ठीक है। न्यू मशीनरी इंस्टॉल करोगे तो कैपेसिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है बच्चों, वो अकाउंट जो रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप को, किसके ग्रुप को, ग्रुप ऑफ पर्संस जिनको आइदर हमने पैसा पे करना है या जिनसे हमने पैसा रिसीव करना है, ठीक है। सो इसमें से क्या होगा आंसर, डेटर्स, आउटस्टैंडिंग रेंट, कैपिटल या परचेजेस। सो द राइट आंसर इज आउटस्टैंडिंग रेंट। कोई भी चीज प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है तो वो सब कहाँ पे शो होंगे, एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में शो होंगे। वेरी गुड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू रिसिप्ट। कौन सी रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी नहीं है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, रेंट रिसिप्ट, कमीशन रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट। कौन सी रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, तो सो द राइट आंसर इज सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। ओल्ड फर्नीचर को सोल्ड किया तो ये कौन सी रिसिप्ट हुई, कैपिटल रिसिप्ट हुई, ठीक है। क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट में कहां से पैसे आते हैं, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से, ठीक है। तो ओल्ड फर्नीचर क्या है आपका, फिक्स्ड एसेट है तो उसकी सेल करी तो कौन सी रिसिप्ट हुई, कैपिटल रिसिप्ट हुई, ठीक है। रेंट रिसिप्ट, कमीशन रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट तो आपकी कौन सी रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आए हैं तो एक बार क्लास को गो थ्रू कर लो बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल लाइबिलिटी। एक आपकी होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी, एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी। जो इंटरनल सोर्सेस से आप डेट रेस करते हो उसे बोलोगे इंटरनल लाइबिलिटी, आउटसाइडर से डेट रेस करोगे तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी होता है। तो बताओ जल्दी से इनमें से कौन सी इंटरनल लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, कैपिटल या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सो द राइट आंसर इज कैपिटल, क्योंकि कैपिटल क्या होती है, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस। तो ओनर की अपनी इन्वेस्टमेंट है तो ये कौन सी हो गई, इंटरनल लाइबिलिटी हो जाती है। वेरी गुड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स इमीडिएटली आफ्टर जर्नलाइजिंग।
जर्नलाइजिंग के बाद क्या करते हैं हम? पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शन को, ठीक है, उसके बाद हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, ठीक है, देन क्या करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद क्या करते हैं हम? लेजर में पोस्ट करते हैं। लेजर में क्या करते हैं? पोस्ट करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? पोस्टिंग, ठीक है। सो द राइट आंसर इज लेजर, जिसमें हम क्या करते हैं? पोस्टिंग करते हैं। जर्नल में क्या करते हैं हम? जर्नलाइजिंग करते हैं, ठीक है। लेजर के बाद क्या आता है? ट्रायल बैलेंस आता है। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या आता है? एडजस्टमेंट्स आता है। एडजस्टमेंट्स के बाद क्या आता है? फाइनल अकाउंट्स आता है, ठीक है। ये पूरा अकाउंटिंग साइकिल है जो हमने डिटेल में कवर किया था, और हमने 2 टाइप्स के अकाउंटिंग साइकिल्स पढ़े थे, राइट? नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग साइकिल इज पोस्टिंग टू लेजर, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल, या प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। सो द राइट आंसर इज, अभी बताया, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल, यही फर्स्ट स्टेप रहता है, ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स तो लास्ट स्टेप रहेगा। पहले क्या होगा इनमें? अगर आपको नंबरिंग करने को होगी तो फर्स्ट ये, सेकंड पोस्टिंग, थर्ड ट्रायल बैलेंस, फोर्थ फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन, ठीक है। देन बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एक्सपेंसेस, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट्स इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस। सो द राइट आंसर इज, जल्दी से बताओ आप, ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ए बी सी और डी। सो द राइट आंसर इज सी, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। रीजन भी बताया था कि एसेट्स लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल क्यों होते हैं, ठीक है, पूरा डिटेल में हमने इसको समझा था, और यही डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था वहां भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि अकाउंटिंग इक्वेशन बताओ कौन सी होती है, तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which step of accounting cycle ensures classification of transaction? क्लासिफिकेशन कौन से अकाउंटिंग साइकिल के स्टेप में होती है? जल्दी से बताओ इसका आंसर। जर्नलाइजिंग में होती है, पोस्टिंग में होती है, ट्रायल बैलेंस में होती है, या फाइनल अकाउंट्स में होती है? क्लासिफिकेशन हम कौन से स्टेप में करते हैं? क्लासीफाई मतलब हम अलग अलग ग्रुप्स में सेपरेटली शो कौन से स्टेप में करते हैं? जर्नलाइजिंग में, पोस्टिंग में, ट्रायल बैलेंस में, या फाइनल अकाउंट्स में? सो द राइट आंसर इज पोस्टिंग, ठीक है, पोस्टिंग में करते हैं। जब हम लेजर्स बनाते हैं तो लेजर्स में हम क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। मैंने ये वर्बली बताया था आपको, आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने आपको वर्बली बोला था कि हम क्लासीफाई कहाँ पे करते हैं? लेजर में करते हैं। जब हम पोस्टिंग कर रहे होते हैं, सेपरेट सेपरेट अकाउंट्स हम बनाते हैं, उसमें हम क्लासीफाई करते हैं, सेल्स की कौन सी है ट्रांजैक्शंस, अगर राम का अकाउंट है तो राम की कौन सी है, परचेजेस का है तो परचेजेस की कौन सी है, डेप्रिसिएशन का है तो डेप्रिसिएशन कितनों पे लगी, ठीक है, ऐसे करके अदर्स में हम करते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन किस में होती है? पोस्टिंग में होती है। सो द नेक्स्ट एमसीक्यू इज, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर इज टर्म्ड एज, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से अमाउंट लेने वाली है, कस्टमर ने आपको पैसा देना है, तो ये क्रेडिटर्स होते हैं, डेटर्स होते हैं, कैपिटल होती है, और बिल्स पेएबल होते हैं। तो कैपिटल तो डायरेक्ट नहीं होती, बिल्स पेएबल भी नहीं है, क्योंकि बिल आपने कोई पे तो करना नहीं है, आइदर डेटर और क्रेडिटर। अब डेटर्स क्या होते हैं? रिसीवर्स होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं? गिवर्स होते हैं, हमने सीजीआई से लर्न भी किया था। तो क्रेडिटर्स कौन होते हैं? गिवर्स होते हैं। पर आपको अमाउंट क्या होना है? रिसीव होना है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या होना है? रिसीव होना है पैसा कस्टमर से। तो क्या आएगा? राइट आंसर डेटर्स आएगा, ठीक है। डेटर्स हम कहाँ शो करते हैं? एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में शो करते हैं, क्रेडिटर्स को लाइबिलिटी साइड पे शो करते हैं। और अमाउंट ड्यू है कस्टमर से मतलब पैसा आना है आपके पास, तो वो क्या है? एसेट होता है आपका, ठीक है। तो द राइट आंसर इज डेटर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टर्म रेफर्स
टू एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज, मतलब एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर रहे हो या एसेट्स ज्यादा है लाइबिलिटीज से, तो कौन सी टर्म रेफर करती है? रेवेन्यू, कैपिटल, प्रॉफिट या गुडविल? क्या चीज एसेट लाइबिलिटीज से रिलेटेड होती है? सो द राइट आंसर इज भी कैपिटल। कैपिटल ही होती है ना एसेट और लाइबिलिटी, एसेट माइनस लाइबिलिटीज, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज। जब आप करते हो तो आपको क्या मिलती है? कैपिटल मिलती है। अभी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो कैपिटल कैसी आएगी? एसेट्स में से लाइबिलिटीज आप माइनस करोगे तो आ जाएगी कैपिटल। एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज क्या होगी? कैपिटल होती है। बेसिक टर्म है, टर्मिनोलॉजी से ही क्वेश्चन बन रहे हैं, पर कई बार कंफ्यूजिंग तरह से पूछ लिया जाता है तो आपको लगता है हमने नहीं पढ़ा, जबकि हमने पढ़ा होता है उसको। ठीक है, तो कैपिटल में क्या होगा? एसेट लाइबिलिटी से रिलेटेड होगा। ठीक है, सिमिलरली आपसे लाइबिलिटी भी पूछ सकते हैं, है ना, आपसे लाइबिलिटी भी पूछ सकते हैं। एसेट्स ऑफ एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर कैपिटल इज लाइबिलिटी। ठीक है, एसेट एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर कैपिटल इज लाइबिलिटी, ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। राइट, क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम हो सकता है, बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। गुड्स सोल्ड एट प्रॉफिट, गुड्स आपने बेचे प्रॉफिट पे, बट कैश डिस्काउंट अलाउड रिजल्ट्स इन, गुड्स आपने प्रॉफिट पे बेचे, प्रॉफिट पे ही आपने गुड्स बेचे हैं, बट कैश डिस्काउंट भी आपको, आपने क्या किया है? दिया है कस्टमर्स को। ठीक है, कस्टमर्स को आपने क्या किया है? कैश डिस्काउंट दिया है। उससे क्या रिजल्ट होगा? इंक्रीज होगी कैपिटल इक्वल्स टू प्रॉफिट, रिडक्शन होगा प्रॉफिट में बाय अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट या इंक्रीज इन लाइबिलिटी। क्या होगा अगर आप गुड्स को प्रॉफिट पे बेचते हो बट कैश डिस्काउंट भी आप देते हो? तो क्या होगा? रिडक्शन हो जाएगा आपका प्रॉफिट में बाय द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, क्योंकि कैश डिस्काउंट से प्रॉफिट कम हो गया ना, जितना आपने कैश डिस्काउंट दिया उतना प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। अगर सपोज आपने 100 का कैश डिस्काउंट दिया तो 100 रुपीज आपका प्रॉफिट कम हो गया, अदरवाइज आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट ज्यादा होना था। ठीक है, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, and the last question is, preparation of financial statement is the first stage of accounting cycle, last stage of accounting cycle, second stage of accounting cycle या optional stage? preparation of financial statement, तो financial statement क्या होती है? last stage of accounting cycle। हमने पढ़ा था कि पहले क्या होता है? जर्नलाइजिंग होता है, फिर लेजर में पोस्टिंग होता है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस किस लिए प्रिपेयर किया जाता है? टू चेक द अर्थमेटिक एक्यूरेसी, कि क्या एक्यूरेटली पोस्ट किया है, जर्नलाइजिंग की है या नहीं की है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस क्यों प्रिपेयर किया जाता है? टू चेक द अर्थमेटिक एक्यूरेसी। ठीक है, तो सबसे पहले जर्नलिंग करी, लेजर में पोस्टिंग करी, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया, एडजस्टमेंट्स करी, एडजस्टमेंट्स के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया। ठीक है, फिर फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं हम, जिसे फाइनल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करते हैं, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट करते हैं और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट मिलता है, बैलेंस शीट से हमें एसेट्स लाइबिलिटीज का पता चलता है। सो यहाँ पे आपका एंड होते हैं एमसीक्यूज। तो जल्दी से बताओ आपके कितने कितने मार्क्स आए, कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाए हो, कितने क्वेश्चंस आप नहीं कर पाए हो, ये सब आप बताओ, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो ये सब आपके कॉन्सेप्ट्स थे, हमने अच्छे से पढ़े हैं, डिटेल में पढ़े हैं। कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ना है बच्चों आपके साथ? कल हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे। कल हम क्या पढ़ेंगे? जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ जर्नल एंट्रीज के बारे में। 3 गोल्डन रूल्स कौन से हैं? डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को डेबिट करना है, गिवर को क्रेडिट करना है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये कौन से अकाउंट से रिलेटेड है? पर्सनल अकाउंट। वेरी गुड बच्चे। रियल अकाउंट में क्या होगा? डेबिट करना है व्हाट कम्स इन, क्रेडिट करना है व्हाट गोस आउट। ठीक है, तो रियल अकाउंट में क्या होगा? डेबिट करना है व्हाट कम्स इन, क्रेडिट करना है व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट करना है इनकम एक्सपेंसेस को, सॉरी डेबिट करना है एक्सपेंसेस और लॉसेस को, क्रेडिट करना है गेन्स और इनकम्स को। ठीक है, तो ये जर्नल के आपके 3 गोल्डन रूल्स है, टिप्स पे होने चाहिए।
कल हम इन्हीं को ध्यान में रखते हुए जर्नल एंट्रीज क्या करेंगे, पास करेंगे। ठीक है, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज को क्या करेंगे, पास करेंगे और देखेंगे कैसे हमने पोस्ट करनी होती है लेजर में भी। ठीक है, पहले हम जर्नल एंट्रीज को जर्नलाइजिंग करना सीखेंगे कल। तो 3 गोल्डन रूल्स मैंने आपको बता दिए। 5 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, फिर से बता दिया आपको, जिस्ट मैंने दे दिया है। राइट, नरेशन होती है, उस नरेशन क्या होती है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ जर्नल एंट्री, उससे क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा। तो कल हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या, जर्नल एंट्रीज को। तो मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।